दिल्ली। प्रधानमंत्री का भाषण लाइव चल रहा था। देश भर में लोग टीवी देख रहे थे और तभी पीएम नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी अपील की जिसने करोड़ों लोगों को कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने कुछ कहा, समय तक गोल्ड खरीदने से बचिए, फ्यूल कम इस्तेमाल कीजिए, जहां जरूरी न हो फॉरेन ट्रैवल अवॉइड कीजिए। पहली नजर में यह बस एक सामान्य इकोनॉमिक एडवाइजरी लग रही थी, लेकिन साउथ ब्लॉक के अंदर बैठे कुछ अधिकारियों को पता था ये वर्ड्स अचानक नहीं बोले गए थे। इनके पीछे एक डर था, एक ऐसा डर जो हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ था और जिसकी जड़ें भारत के सबसे पुराने इकोनॉमिक नाइटमेयर तक जाती थीं। 1991 भारत का सबसे बड़ा फॉरेक्स क्राइसिस। उस समय इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इतने कम बच गए थे कि देश मुश्किल से कुछ हफ्तों का इंपोर्ट कर सकता था। दिल्ली पैनिक में थी, सरकार के पास डॉलर्स खत्म हो रहे थे और फिर एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। भारत ने अपना गोल्ड गिरवी रख दिया, इंडियन गोल्ड विदेश भेजा गया ताकि देश सरवाइव कर सके। वो ह्यूमिलिएशन दिल्ली कभी भूल नहीं पाई और शायद इसीलिए 2026 में जब मिडिल ईस्ट में आग भड़क रही थी तो दिल्ली सबसे ज्यादा एक चीज से डर रही थी, फॉरेक्स प्रेशर। लेकिन कहानी यहां से शुरू नहीं होती। कहानी शुरू होती है 24 फरवरी 2022 से, जब रशिया यूक्रेन वॉर शुरू हुई। दुनिया को लगा यह सिर्फ यूरोप की लड़ाई है, लेकिन कुछ ही महीनों में पूरी दुनिया की इकॉनमी हिलने लगी। ऑयल प्राइसेस ऊपर चले गए, गैस क्राइसिस शुरू हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गई और पहली बार दुनिया ने महसूस किया कि मॉडर्न वॉर्स सिर्फ बॉर्डर्स पर नहीं लड़े जाते, उनका असर सीधे इकॉनमी पर पड़ता है। शायद उसी समय इंडिया ने क्वाइटली फ्यूचर रिस्क्स कैलकुलेट करना शुरू कर दिया था। फिर आया 2024। मिडिल ईस्ट पहले से अनस्टेबल था, इजराइल हमास वॉर चल रही थी, लेकिन अप्रैल 2024 में स्थिति अचानक डेंजरस हो गई। दमिश्क में ईरानी डिप्लोमेटिक कंपाउंड पर स्ट्राइक हुई। ईरान फ्यूरियस हो गया, पूरे रीजन में मिलिट्री अलर्ट्स बढ़ गए। फिर 13 अप्रैल 2024 ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर हंड्रेड्स ड्रोन्स और मिसाइल्स लॉन्च किए। मिडिल ईस्ट शॉक में था, दुनिया भी, क्योंकि अब यह प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा था। दो रीजनल पावर्स डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में आ चुकी थीं, लेकिन असली डर मिसाइल्स नहीं थे। असल डर था हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक पतला समुद्री रास्ता, लेकिन इतना महत्वपूर्ण कि दुनिया का लगभग 20% ऑयल उसी से गुजरता है। सऊदी अरेबिया, इराक, कुवैत, कतार, यूएई, इन देशों का ऑयल शो उसी रास्ते से पूरी दुनिया तक पहुंचता है और भारत उसी ऑयल पर चलता है। इंडिया अपनी जरूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। यानी अगर हॉर्मुज डिस्टर्ब होता तो इंडिया की इकोनॉमी सीधे इंपैक्ट होती। लेकिन उस समय भी टीवी पर सिर्फ एक्सप्लोजन्स दिखाई दे रहे थे। असल पैनिक कहीं और था, दिल्ली में, जहां लगातार सीक्रेट इकोनॉमिक रिव्यूज शुरू हो चुके थे। फिर आया 2025 और टेंशन कई गुना बढ़ गई। रेड सी में कमर्शियल वेसेल्स पर अटैक्स शुरू हो गए, कुछ शिप्स पर ड्रोन स्ट्राइक्स हुए, कुछ मर्चेंट वेसेल्स को मिसाइल्स से टारगेट किया गया। शिपिंग कंपनीज डरने लगी, इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ गए, शिपिंग कॉस्ट्स ऊपर जाने लगी। लेकिन आम लोगों को अब भी यह सिर्फ इंटरनेशनल न्यूज लग रही थी। उन्हें नहीं पता था कि ये अटैक्स धीरे धीरे इंडिया की इकोनॉमी तक पहुंच रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड समुद्र पर चलता है। अगर शिपिंग एक्सपेंसिव होती तो इंपोर्टेड गुड्स महंगे होते हैं। अगर शिपिंग रूट्स अनसेफ होते तो सप्लाई चेन्स टूटने लगती हैं और यही धीरे धीरे होने लगा था। फिर 13 जून 2025 सिचुएशन अचानक एक्सप्लोड हो गई। अमेरिका और इजराइल ने रिपोर्टेडली ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर लिंक्ड टारगेट्स पर कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स शुरू कर दी। मिडिल ईस्ट मिलिट्री अलर्ट पर चला गया। ईरान ने रिटेलिएशन शुरू की, मिसाइल्स, ड्रोन्स, साइबर अटैक्स, नेवल थ्रेट्स, और उसी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमिक फियर एक्टिवेट हो गया। क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो सकता है? यही वो सवाल था जिसने दिल्ली की रातों की नींद उड़ा दी, क्योंकि अगर हॉर्मुज ब्लॉक होता
तो इंडिया का ऑन ऑयल इंपोर्ट बिल एक्सप्लोड कर सकता था। क्रूड ऑन ऑयल प्राइसेस तेजी से ऊपर जाने लगे। कुछ इंटरनेशनल एस्टिमेट्स में प्राइसेस $126 पर बैरल के आसपास पहुंचने लगे और हर बढ़ता डॉलर इंडिया पर प्रेशर बढ़ा रहा था, क्योंकि इंडिया ऑयल डॉलर्स में खरीदता है, यानी जितना एक्सपेंसिव ऑयल उतना ज्यादा डॉलर आउटफ्लो। और जब डॉलर्स तेजी से बाहर जाते हैं तो फॉरेक्स रिजर्व्स प्रेशर में आने लगते हैं, यानी वही डर 1991 वाला डर धीरे धीरे वापस दिखाई देने लगा। इसी दौरान एक और साइलेंट थ्रेट सामने आया, गोल्ड इंपोर्ट्स। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड बायर्स में से एक है। हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का गोल्ड इंपोर्ट होता है, लेकिन क्राइसिस के समय यही डेंजरस बन सकता है, क्योंकि गोल्ड भी डॉलर से खरीदा जाता है, ऑयल भी। यानी अगर एक्सपेंसिव ऑयल इंपोर्ट्स और हेवी गोल्ड इंपोर्ट्स एक साथ बढ़ते तो इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व्स पर डबल प्रेशर पड़ सकता था। और शायद यही वो मोमेंट था जब दिल्ली जेन्युइनली वरीड हो गई, क्योंकि अगर रिजर्व्स वीक होते तो रुपी प्रेशर में आ सकता था, और जब रुपी गिरता है तो इंपोर्टेड चीजें और महंगी हो जाती हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती है, फ्यूल महंगा होता है, ट्रांसपोर्ट महंगा होता है, फूड प्राइसेस तक प्रभावित होने लगती हैं। यानी एक वॉर हजारों किलोमीटर दूर हो रही थी, लेकिन उसका असर धीरे धीरे इंडियन मिडिल क्लास की जेब तक पहुंच रहा था। इसी दौरान सरकार लगातार इमरजेंसी कैलकुलेशंस कर रही थी। अगर ऑयल $150 पार कर गया तो, अगर शिपिंग राउट्स टेम्पोरेरीली बंद हो गए तो, हर सवाल एक नए इकोनॉमिक डेंजर की तरफ इशारा कर रहा था। लेकिन शायद सबसे डेंजरस चीज थी पब्लिक साइकोलॉजी, क्योंकि इकोनॉमी सिर्फ नंबर्स पे नहीं चलती, कॉन्फिडेंस पर चलती हैं। अगर लोगों को लगने लगे कि क्राइसिस आने वाला है तो पैनिक खुद क्राइसिस को और बड़ा बना देता है। लोग फ्यूल स्टोर करने लगते हैं, गोल्ड खरीदने लगते हैं, डॉलर खरीदने लगते हैं, और यही चीज गवर्नमेंट रोकना चाहती थी। इसीलिए मैसेजिंग केयरफुली शुरू हुई, सीधे पैनिक क्रिएट किए बिना लोगों को इनडायरेक्टली प्रिपेयर किया जाने लगा। और तभी पीएम मोदी की अपील सामने आई, गोल्ड अवॉइड कीजिए, फ्यूल बचाइए, अननेसेसरी फॉरेन ट्रैवल कम कीजिए। पहली नजर में यह सिंपल एडवाइस लग रही थी, लेकिन उसके पीछे पूरे मिडिल ईस्ट वॉर की शैडो थी, क्योंकि कुछ युद्ध सीमाओं पर नहीं लड़े जाते, कुछ युद्ध धीरे धीरे आपकी करेंसी के अंदर घुसते हैं, आपके फ्यूल प्राइसेस में दिखाई देते हैं, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में महसूस होते हैं, और जब तक लोग उन्हें समझते हैं तब तक उनका असर शुरू हो चुका होता है।